हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। और मैं विजय कुशवाहा और आप देख रहे हैं बजरंग बीज भंडार यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे फूल गोभी की खेती के बारे में। और आज हम फूल गोभी की A to Z संपूर्ण जानकारी के बारे में हम बात करेंगे कि इसके लगाने का उचित समय क्या है, इसकी खेती हम किस प्रकार की मिट्टी में कर सकते हैं, इसके लिए कितना तापमान होना चाहिए, इसकी खेती के लिए हमको खेत की तैयारी कैसे करनी चाहिए, इसकी कौन कौन सी उन्नत किस्में होती हैं, इसके बीज को कैसे उपचारित कर सकते हैं, इसमें कौन कौन से रोग लगते हैं उनका नियंत्रण कैसे करना चाहिए, इसमें कौन कौन से कीट लगते हैं उनका नियंत्रण कैसे करना चाहिए, इसमें खरपतवारों का नियंत्रण कैसे करना चाहिए, कौन कौन से खरपतवार होते हैं, सिंचाई हमको कब और कैसे करनी चाहिए, इसमें खादों का प्रयोग कब और कैसे करना चाहिए, इसका उत्पादन कितना होता है, सभी बातों पर चर्चा करेंगे। तो जो भी लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे खेती संबंधी नई नई जानकारी आपको यहां से मिलती रहे और नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम बात करेंगे फूल गोभी की A to Z संपूर्ण जानकारी के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फूल गोभी के लगाने का एक उचित समय क्या है, इसकी बुवाई हमको कब करनी चाहिए। तो हमारे भारत देश में फूल गोभी की खेती पूरे वर्ष की जाती है, साल भर हमारे भारत देश में इसकी खेती की जाती है। खरीफ सीजन में भी की जाती है, रबी सीजन में भी की जाती है और जायद सीजन में भी की जाती है। यदि हम इसकी खरीफ सीजन में बुआई कर रहे हैं तो खरीफ सीजन में आप इसकी बुआई 1 मई से लेकर 30 अगस्त तक आप इसकी बुआई कर सकते हैं। यदि आप इसकी रबी सीजन में बुआई कर रहे हैं तो 1 सितंबर से लेकर 30 नवंबर तक आप इसकी बुआई कर सकते हैं। यदि आप इसकी जायद सीजन में बुआई कर रहे हैं तो जायद सीजन में आप इसकी 1 जनवरी से लेकर 30 अप्रैल तक आप इसकी बुआई कर सकते हैं। बात करें इसकी फसल अवधि की, इसकी फसल अवधि कितनी होती है, तो इसकी फसल अवधि आपके लगाने के समय पर, लगाने के स्थान पर और वैरायटी पर निर्भर करती है कि इसकी फसल अवधि कितनी होती है। एक एवरेज लगभग 60 से 120 दिन तक लगभग होती है। बात करें कि इसके लिए कितना तापमान होना चाहिए। फूल गोभी की फसल हमारे भारत देश में पूरे वर्ष की जाती है, अलग अलग समय पर और अलग अलग स्थान पर अलग अलग तापमान की आवश्यकता पड़ती है। इसके जर्मिनेशन से लेकर और कटाई तक 5 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर और लगभग 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक की आवश्यकता पड़ती है। यदि हम इसको रबी सीजन में लगा रहे हैं तो रबी सीजन में इसके लिए 5 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 18 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता पड़ती है। यदि हम इसको जायद सीजन में लगा रहे हैं तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 28 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता पड़ती है। और इसकी खेती आप ठंडी, नम, गर्म और आर्द्र जलवायु में इसकी खेती कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरे वर्ष खेती की जाती है। बात करें कि फूलगोभी की खेती हम किस प्रकार की मिट्टियों में कर सकते हैं, तो फूलगोभी की खेती के लिए दोमट मिट्टी, बलुई दोमट मिट्टी, काली मिट्टी, पीली मिट्टी, हल्की चिकनी मिट्टी, हल्की रेतीली मिट्टी, इन सभी प्रकार की मिट्टियों में आप इसकी सफलतापूर्वक खेती कर सकते हैं। और मिट्टी का जो पीएच मान है वो 5.5 से 7 के बीच होना चाहिए। और मिट्टी ऐसी हो कि जिसमें अच्छे जल निकास की व्यवस्था हो। यदि आपके खेत में जल भराव की समस्या है तो फूलगोभी की खेती नहीं हो सकती है। यदि आपके खेत में जल भराव की समस्या नहीं है तो आपके खेत में काफी अच्छी तरीके से फूलगोभी की खेती हो सकती है। यह थोड़ी बहुत समस्या है भी यदि आपके खेत में जल भराव की, तो इसकी खेती हम क्यारी में भी कर सकते हैं और बेड बनाकर भी कर सकते हैं। और भूमि ऐसी हो जिसमें जीवांश में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक हो, तभी इसकी खेती आप सफलतापूर्वक कर सकते हैं। बात करें कि इसके लिए हमको खेत की तैयारी कैसे करनी चाहिए, तो सबसे पहले हम 2 जुताई आड़ी और तिरछी हैरों से कर सकते हैं। और हैरों से करने के बाद आप उसमें सड़ी हुई गोबर की खाद 15 से 20 टन प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ आप ट्राइकोडर्मा 2 से 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद हम 3 से 4 जुताई कल्टीवेटर से कर सकते हैं। और कल्टीवेटर से करने के बाद अंतिम जुताई आप रोटावेटर से करके और खेत को समतल छोड़ सकते हैं। यदि आप प्लेन या क्यारी खेत में इसकी खेती कर रहे हैं तो आप क्यारी बनवा सकते हैं। यदि आप क्यारियों में इसकी खेती नहीं कर रहे हैं तो आप बेड बनाकर इस खेत को छोड़ सकते हैं। और इस तरीके से आपका खेत पौध रखने के लिए तैयार हो जाता है। और जब हम खेत की तैयारी करते हैं तो उसमें रासायनिक खादों का भी इस्तेमाल किया जाता है, उसकी हम आपको आगे जानकारी देने वाले हैं। अब बात करें कि इसकी कौन कौन सी उन्नत किस्में होती हैं, तो मार्केट में बहुत सारी वैरायटियां आती हैं और अलग अलग स्थानों पर अलग अलग किस्में लगाई जाती हैं। उनमें से कुछ वैरायटियों के हम आपको नाम बता दे रहे हैं। जैसा कि पहली वैरायटी है
जो कि अर्ली क्वारी, जो कि ये डॉक्टर सीड्स कंपनी की वैरायटी आती है। इसके अलावा पूसा कार्तिकी, समर किंग, ये भी डॉक्टर सीड्स कंपनी की वैरायटी है। इनके अलावा संजेटा की CFL 1522, लकी, मैको सीड्स की आनंदी, क्लाउड सीड्स की गरिमा, सेमनेस की डॉन 175 और गिरजा नामदारी सीड्स की NS 60N और NS 106, ये कई वैरायटियां आपको मार्केट में देखने को मिलती हैं। इनके अलावा और भी मार्केट में बहुत सारी वैरायटियां अलग अलग कंपनियों की आती हैं। और आपके यहाँ कौन सी वैरायटी लगाई जाती है, कौन सा अधिक उत्पादन देती है, आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं। बात करें कि इसके बीज को उपचारित हमको कैसे करना चाहिए, तो हम यदि मार्केट से इनके बीज को लेते हैं तो ये ऑलरेडी उपचारित आते हैं, इनके बीज उपचार करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बात करें इसके बुआई के तरीके की, तो पहले हम इसकी नर्सरी तैयार करते हैं और नर्सरी तैयार करने के बाद जब हमारी पौध नर्सरी में 25 से 30 दिन की हो जाती है, लगभग 6 से 7 पत्तों की हो जाती है, तब हम इसकी मुख्य खेत में ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। बात करें नर्सरी प्रबंधन की, तो हम पहले इसकी नर्सरी तैयार करते हैं और जब हम इसकी नर्सरी तैयार करते हैं तो लगभग 3 फीट चौड़े और लगभग 6 फीट लंबे आप 8 से 10 बेड बना सकते हैं। और बनाने के बाद उसमें आप बीज की बुआई कर सकते हैं। और बीज की बुआई यदि आपके 8 से 10 बेडों पर यदि आपकी सही तरीके से बीज का जमाव हो जाता है तो लगभग 1 एकड़ खेत की रुपाई के लिए पौध तैयार हो जाती है। बात करें इसकी बीज दर की कि इसकी बीज दर कितनी लगती है, तो 1 एकड़ खेत की रुपाई के लिए लगभग 100 से 300 ग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है। इसकी जो बीज दर है वो आपकी वैरायटी पर, लगाने के समय पर और लगाने के स्थान पर निर्भर करती है। एक एवरेज हमने आपको बताया है 100 ग्राम से लेकर 300 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बीज की आवश्यकता पड़ती है। बात करें इसकी पौध रोपण की कि जब हम इसकी पौध रोपाई करते हैं तो इसकी लाइन से लाइन की दूरी कितनी होनी चाहिए और पौधे से पौधे की दूरी कितनी होनी चाहिए, तो लाइन से लाइन की दूरी लगभग 1 या 1.25 फीट होनी चाहिए और पौधे से पौधे की दूरी लगभग 1 फीट होनी चाहिए। बात करें इसमें खाद और उर्वरक की, तो हमने पहले आपको बताया कि जब हम खेत की तैयारी करते हैं उस समय सड़ी हुई गोबर की खाद का इस्तेमाल करते हैं और ट्राइकोडर्मा का भी इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद जब हम खेत की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें कुछ रासायनिक खादों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि DAP 50 kg प्रति एकड़ के हिसाब से और पोटास 30 kg प्रति एकड़ के हिसाब से और SSP 100 kg प्रति एकड़ के हिसाब से। और इसी के साथ साथ आप बोरोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बोरोन आप 1 से 2 kg प्रति एकड़ के हिसाब से और किसी एक कीटनाशक जैसे कि कारोपुरान आता है, कारोपुरान आप 5 से 8 kg प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। और इनको आप अंतिम जुताई से पहले खेत में बिखेर कर खेत की जुताई करके खेत को तैयार कर सकते हैं। इसके बाद जब हमारी फसल रुपाई करने के 10 से 15 दिन की हो जाती है उस समय हमको कौन सी खाद का इस्तेमाल करना चाहिए, तो उस समय आप यूरिया 30 से 40 kg प्रति एकड़ के हिसाब से और ह्यूमिक एसिड 2 kg प्रति एकड़ के हिसाब से यदि आप सिंचाई कर रहे हैं तो सिंचाई के साथ घोल के रूप में आप प्रयोग कर सकते हैं। जब आपकी फसल रुपाई के 25 से 30 दिन की हो जाती है उस समय आप यूरिया 40 kg और इसी के साथ साथ आप बोरॉन 2 kg, इन दोनों का घोल बनाकर आप सिंचाई के साथ प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप स्प्रे कर रहे हैं तो NPK का प्रयोग कर सकते हैं जो कि 19-19 आती है या 20-20-20 आती है, उसका 500 से 800 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ आप बोरॉन 300 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे ही आप लगभग 8 से 10 दिन बाद यूरिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बोरॉन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप शुरू से ही बोरॉन का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी फसल में ब्राउनिंग की जो समस्या होती है वो देखने को नहीं मिलती है और आपके फल भी नहीं फटते हैं। इसके बाद बात करें इसमें सिंचाई प्रबंधन की, तो इसकी जो सिंचाई है वो आपके लगाने के समय पर और लगाने के स्थान पर निर्भर करती है। यदि आपकी फसल खरीफ सीजन में लगाई जा रही है तो उस समय बरसात होती रहती है, उस समय सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है। फिर भी यदि आवश्यकता पड़ती है तो आप समय अनुसार उसमें सिंचाई कर सकते हैं। यदि रबी सीजन में या जायद सीजन में इसकी खेती कर रहे हैं तो आप रबी सीजन में खेती कर रहे हैं तो 8 से 10 दिन के अंतराल पर आप सिंचाई कर सकते हैं। यदि आप जायद सीजन में इसकी खेती कर रहे हैं 4 से 5 दिन बाद आपको सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। और आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि जब आप इसकी रुपाई करते हैं तो रुपाई या तो आप रुपाई करने से पहले आप इसमें सिंचाई कर सकते हैं या फिर आप रुपाई करने के तुरंत बाद इसमें सिंचाई कर सकते हैं। जब आप रुपाई कर रहे हैं तो खेत में नमी का होना अत्यावश्यक होता है। बात करें इसके खरपतवार नियंत्रण की, इसमें कौन कौन से खरपतवार उगते हैं, उनका नियंत्रण कैसे करना चाहिए, तो फूलगोभी की फसल में कई खरपतवार अलग अलग समय पर उगते हैं।
इनके नियंत्रण के लिए जब आप फसल की रुपाई कर रहे हैं तो रुपाई करने से 12 से 24 घंटे पहले आप पेंडमेथिलिन 30% इसी फॉर्मुलेशन में आता है, उसका आप 1 लीटर, और पैराक्वाट डाइक्लोराइड 24% एसएल फॉर्म में आता है, उसका आप 1 लीटर, इन दोनों का घोल बनाकर आप 1-1 लीटर का घोल बनाकर प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं रुपाई से 12 से 24 घंटे पहले, जिससे कि आपके खेत में जो भी खरपतवार होते हैं वो खत्म हो जाते हैं और आगे उगने की संभावना खत्म हो जाती है। लगभग 30 से 40 दिन तक आपके खेत में खरपतवार नहीं उगते हैं। यदि उसके बाद भी आपके खेत में खरपतवार उगते हैं तो आप समयानुसार निराई गुड़ाई कर सकते हैं। बात करें इसमें रोग और कीटों की, तो इसमें पहले हम बात करते हैं रोगों की। फूल गोभी की फसल में कई रोग देखने को मिलते हैं, जैसे कि काला धब्बा है, आर्द्र गलन है, तना गलन है, डाउनी मिल्ड्यू है, झुलसा रोग है। ये कई रोग हमको फसल पर देखने को मिलते हैं। जड़ गलन है। यदि ये रोग आपकी फसल पर देखने को मिलते हैं तो आप एक टेक्निकल आता है जो एजॉक्सिस्ट्रोबिन 11% प्लस टेबुकोनाजोल 18.3% वाले टेक्निकल को आप 200 से 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं, जिससे कि आपकी फसल में जैसे कि काला धब्बा रोग है, आर्द्र गलन रोग है, तना गलन रोग है, डाउनी मिल्ड्यू है, जड़ गलन है, झुलसा रोग है, ये रोग आपकी फसल पर देखने को नहीं मिलते हैं। या फिर आप सस्ते में दवा ले रहे हैं तो सस्ते में आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% WP फॉर्मुलेशन में आती है, उसकी आप 300 से 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा और भी टेक्निकल आते हैं, जैसे कि एजॉक्सिस्ट्रोबिन 23% SC फॉर्मुलेशन में आता है, उसका आप 150 से 180 ml प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं। इनके अलावा जैसे कि ब्राउनिंग की समस्या होती है, ब्राउनिंग के लिए आप बोरोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप खेत की तैयारी कर रहे हैं उस समय भी करना चाहिए, और जब आप स्प्रे कर रहे हैं तब भी आप बोरोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। फूल का फटना, इसके लिए भी आप बोरोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। पाले से बचाने के लिए आपको खेत में नमी रखना आवश्यक होता है। जब पाला पड़ता है उस समय आपके खेत में नमी होनी चाहिए, और खेत के चारों तरफ आप धुआं करके भी पाले से बचा सकते हैं। बात करें इसमें कीट और उनके नियंत्रण की, तो फूल गोभी की फसल में कई कीट देखने को मिलते हैं, जैसे कि माहू, गोभी, सेमीलूपर, दीमक, डायमंड बैक मोथ, तमाकू की इल्ली, सफेद सुंडी, चैपा, थ्रिप्स, मकड़ी, ये कई कीट देखने को मिलते हैं। यदि आपकी फसल में माहू, चैपा, थ्रिप्स या डायमंड बैक मोथ ये कीट हैं तो इनकी रोकथाम के लिए आप फेप्रोनिल 5% SC फॉर्मुलेशन में आती है, उसकी आप 200 से 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं। यदि आपकी फसल में गोभी, सेमीलूपर या तमाकू की इल्ली यदि ये कीट है तो इनकी रोकथाम करने के लिए आप इमामेक्टिन बेंजोएट 5% SG फॉर्मुलेशन में आती है, उसकी आप 100 से 150 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं। या फिर क्लोरेंट्रेनिलिप्रोल 18.5% SC फॉर्मुलेशन में आता है, उसका आप 60 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके अलावा और भी कीट जैसे कि सफेद सुंडी है, जिसको हम व्हाइट ग्रब भी बोलते हैं, सफेद लट्टी भी बोलते हैं, इसके लिए आप जब खेत की तैयारी कर रहे हैं उस समय आप थायोमेथाक्साम 25% WG को 500 से 700 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर आप ड्रेंचिंग कर रहे हैं तो ड्रेंचिंग के समय आप वोलियम फ्लेक्सिस जो कि सिंजेंटा कंपनी का आता है, उसकी आप ड्रेंचिंग 150 से 180 ml मात्रा लेकर उसकी ड्रेंचिंग आप कर सकते हैं। दीमक के लिए आप या तो कारोफुरान या फेप्रोनिल का आप खेत की तैयारी के समय इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा एक और कीट है जो कि मकड़ी है, जिसको हम माइट बोलते हैं, इसके लिए आप या तो डाइफेंथ्रान का इस्तेमाल कर सकते हैं। डाइफेंथ्रान आप 125 से 150 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर आप कई माइटिसाइड्स भी आती हैं, उनकी भी मात्रा को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कीटों का भी नियंत्रण कर सकते हैं। बात करें इसके उत्पादन की कि इसका उत्पादन कितना होता है। फूल गोभी का जो उत्पादन है वो आपकी देखरेख पर, आपकी लागत पर, लगाने के समय पर, लगाने के स्थान पर और वैरायटी पर, कई कारकों पर निर्भर करता है कि इसका उत्पादन कितना होता है। एक एवरेज लगभग 100 कुंटल से लेकर 150 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से इसका उत्पादन हो जाता है। और आपने कौन सी वैरायटी लगाई है, आपके यहाँ कितना उत्पादन होता है, आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं। और आपके यहाँ किस तरीके से खेती की जाती है, कहीं पर क्यारी बनाकर
प्लेन खेत में खेती की जाती है, कहीं पर बेड बनाकर खेती की जाती है और कहीं पर बेड बनाकर मल्चिंग पर भी खेती की जाती है। तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके यहाँ किस तरीके से खेती की जा रही है। तो ये रही फूल गोभी की A to Z संपूर्ण जानकारी। तो आप देखते रहिए बजरंग बीज भंडार यूट्यूब चैनल और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। और हमारा यूट्यूब पर एक दूसरा चैनल है जो कि वीके मोटिवेशन के नाम से है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और हमारा फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर भी पेज है, उनकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां पर जाकर आप हमको फॉलो कर सकते हैं और दूसरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय जवान जय किसान।